हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th कृतिका चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग द्वारा लिखी गई एक कहानी है और उन्होंने अपने जीवन में आने वाली सभी औरतों के बारे में कुछ अनुभव और उनके संग जुड़ी कहानियां इस पाठ में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। अब मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 में कोलकाता में हुआ और उन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया और दिल्ली में स्वतंत्र लेखन में संलग्न रहकर उन्होंने अनेक कहानियों की रचना की और इन्होंने उपन्यास एवं निबंध भी लिखे हैं। अब इस पाठ में इन्होंने सबसे पहले अपनी नानी का वर्णन किया है और अपने जीवन में जुड़ी सभी औरतों का वर्णन किया और उनसे जुड़े अनुभव और वृतांत सभी कुछ इस पाठ में लिखे हैं। तो सबसे पहले अब इस पाठ का वर्णन कर लेते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म अर्थात अर्थ। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी अर्थात पर्दा करने वाली स्त्री औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री अर्थात वकालत पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। इजहार मतलब प्रदर्शन, अपनी इच्छा प्रदर्शन। अब लेखिका कह रही हैं कि मतलब उन्होंने अपने मेरे संग की औरतें, उन्होंने मतलब मेरे उनके जीवन में आने वाली सभी औरतें, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी के बारे में कहा है, जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं था, क्योंकि उनकी नानी उनकी माँ की शादी होने से पहले ही मर गई थी और इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद मैं नानी से कहानी न सुन सकी, इसीलिए मुझे कहानियां लिखने का शौक है। फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि मतलब नानी की कहानी कितनी मतलब जरूरी है एक इंसान के जीवन में। तो फिर उन्हें जब अपनी माँ से पता चला कि उनकी नानी जो मतलब एक अनपढ़ औरत थी और पर्दा करने वाली थी, तो उनकी जब शादी हुई तो उन्हें तुरंत बाद उनके पति, जो मतलब उस लेखिका के जो नाना थे, वे वकालत करने विलायत चले गए और जब वे लौटे तो वे वहां क्या रहन सहन और उसी पहनावा में ढल कर लौटे। लेकिन उनकी नानी को मतलब उनके रहन सहन और उसके रीति रिवाज से उन्हें, उस विलायती रीति रिवाज से उन्हें कोई असर नहीं पड़ा और ना ही उन्होंने कभी अपनी पसंद नापसंद का इजहार अपने पति पर होने दिया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी, अर्थात बहुत बोलने वाली, मुंहजोर बहुत ज्यादा बोलने वाली। अब लेखिका कह रही हैं कि जब उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र में जब उन्हें बीमारी हो गई और वे उन्हें लगा कि वे मरने वाली हैं, तो उनकी जो इकलौती बेटी थी अर्थात लेखिका की माँ, तो उनकी उन्हें शादी की फिक्र हो गई कि अब इसका क्या होगा मेरे जाने के बाद। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से तो क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। अब लेखिका कह रही है कि जब उसकी माँ नानी मरणासन अवस्था में थी, तब वो इतना बोली कि मुझे अब जो अपने नाना के जो दोस्त थे स्वतंत्रता सेनानी, उनसे मिलना है। तो अब सभी हैरान रह गए कि जो औरत पर्दा करती है, जो जिसने कभी अपने पति से भी खुल के बात नहीं की, वह इस आखिरी व्यक्त में किसी दूसरे व्यक्ति से बात करके क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। नजाकत अर्थात उस समय का माहौल। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। हुजूर में अर्थात सामने। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। हैरत अंगेज अर्थात
आश्चर्यचकित करने वाला। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। फरमादार अर्थात आज्ञाकारी। आप अपनी आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। अब लेखिका कह रही है कि जो मेरी नानी थी वे उन्होंने हमेशा ही स्वतंत्र जीवन जिया और अपनी पसंद से जीवन जिया, और ना ही उन्होंने नाना को कभी उनके जीवन जीने के ढंग में दखल पेश किया। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ भी न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी एक ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। अब लेखिका कह रही है कि मतलब जब मेरी नानी ने मतलब उस इंसान से, जो मेरे नाना के दोस्त थे, उनसे कहा कि आप ऐसे ही आजादी और क्रांतिकारी इंसान से मेरी पुत्री का विवाह करना, तो उन्होंने एक पढ़े लिखे होनहार लड़के से शादी कर दी, और वह एक आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण और उसी के अपराध में उन्हें एक जो बड़ा इम्तिहान था, जैसे आईएएस होता है उसी तरह आईसीएस था, उसके इम्तिहान में उसे बैठने से रोक दिया गया, और वह कोई ज्यादा पैसे वाला भी नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। अब इस वाक्य का अर्थ यह है कि जो उसकी लेखिका की जो माँ थी वह हमेशा ही बहुत ही आजाद और स्वतंत्र ख्याल से रही थी, और बहुत ही पैसे वाले घर की थी। मतलब उसके पिता जो बैरिस्टर थे, तो उनका अच्छा रहन सहन और अच्छा खाना पीना था। लेकिन जब उनकी शादी एक क्रांतिकारी और आजादी के दीवाने से कर दी गई, तब उनका मतलब जो जो रहन सहन था वो बिल्कुल सादा हो गया, और सादा जीवन उच्च विचार वाली सिद्धांत उनको रखना पड़ा, और उसी के कारण उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी, जिसे वे पहन नहीं सकती थी, और वे इतनी दुबली पतली थी कि उनके लिए बस खादी की साड़ी भी बहुत भारी थी। क्यों नहीं की, उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साबों से खासे अभिभूत थे, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे, गांधी, नेहरू हो या मेरे पिता के घर वाले। भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सासी साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनू नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक कथाएं थी, जो कहानी के तिलिस्म को और भी गाढ़ा बना चुकी थी। अब लेखिका कह रही है कि मतलब मेरे जो नाना थे वे तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह थे, और साहब मतलब ऐसे बड़े इंसान माने जाते थे उस समय, मतलब कि उनके पास बहुत पैसा है, उनकी जान पहचान है, उनकी खातिरदारी होती थी वहीं। तो इसी बात का दबदबा लेकर मतलब वो जो मेरे पिता थे उनसे मतलब उन्होंने मेरी माँ की शादी करवा दी। और ये कोई किसी कहानी से कम नहीं थी कि मतलब एक मेरी नानी की एक ऐसी सनक सवार थी कि उन्होंने मतलब अपने रुतबे के हिसाब से लड़का न देखकर एक आजादी का क्रांतिकारी लड़का देखा और मेरी माँ की शादी करती। तो इसमें ऐसा लगता है कि मेरी जो नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश थी और उसी में जो नाना की रजामंदी थी, ये ऐसा लगता है कि एक यह परी कथा थी कि एक जगह मतलब मेरी माँ एक परी की तरह पली बढ़ी और एक गरीब लड़के से उनका विवाह कर दिया गया। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी, उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि
वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर माँगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। अब लेखिका कह रही है कि मेरी माँ इतनी वो थी कि मतलब उन्हें दुनियादारी की और इतनी समझ थी और वो इतनी खूबसूरत थी और खूबसूरत होने के साथ-साथ वे ईमानदार और निष्पक्ष भी थी। और कभी-कभी कुछ ऐसे वाक़ये हो जाते थे कि उनकी मतलब राय भी ली जाती थी और उनकी जो राय होती थी वह एक पत्थर की लकीर होती थी, मतलब बिल्कुल ठोस और मजबूत। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था कि जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद अर्थात तैयार, चुस्त और तत्पर रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात और पिताजी भी। अब लेखिका कह रही है कि जब हम पैदा हुए और जब मतलब हम बच्चों के मतलब जब तो हमारी नानी ने हम हमने अपनी दादी से कई बार यह कहते सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। तो इस जुमले का भावार्थ यह था कि मतलब लेखिका कह रही थी कि जब हम बच्चे पैदा हुए तो हम बच्चों की परवरिश बड़े ही नाजुक तरीके से हुई और हमारी परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद मतलब तैयार भी रहते थे और हम और खुद ही नहीं, जो हमारे पिता थे वे भी एनी वक्त एनी टाइम हमारी मतलब परवरिश करने के लिए या वो देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। पर ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अब लेखिका कह रही है कि जब मेरी माँ में आजादी का जुनून था तो वे उसे निभाना भी जानती थी और इसीलिए वे स्वतंत्र ख्यालों की थी और उन्हें यही लगता था कि वे अपने तरीके से अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएंगी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा वक्त उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में। और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साबी खानदान की ये रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अब लेखिका बता रही है अपनी माँ के स्वभाव के बारे में कि मतलब वो जो हमारी माँ थी वो एक भारतीय माँ जैसी नहीं थी। उन्होंने कभी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वे जैसे एक भारतीय माँ होती है। हम आजकल देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को कितने लाड़ प्यार से उसे देखभाल करती है, उसे पालती है और उसके लिए कभी कुछ बनाती है, कभी कुछ करती है और जैसे अपनी पुत्रियां होती हैं उन्हें ये सीख देती है कि तुम फलाना काम करो, आगे घर जाओगी तो तुम्हें ये सब करना है, ये सब करना है। लेकिन जो लेखिका की माँ थी वो बिल्कुल सबसे अलग थी और उन्होंने कभी लेखिका को ये नहीं कहा कि तुम ये करो या फिर उन्हें कभी ऐसा लाड़ प्यार नहीं किया और ना ही उनके लिए कभी लाड़ या प्रेम से खाना पकाया। और तो लेखिका को मतलब और ना ही वे कभी घर संभालती थी, क्योंकि यह सब उनका काम उनके लिए अरुचि थी, क्योंकि वे हमेशा इकलौती पुत्री थी। जो उनकी मतलब बैरिस्टर थे उनके पिता, मतलब लेखिका के जो नाना थे, उन्होंने उन्हें, जो लेखिका की माँ थी, उनको बड़े ही लाड़ प्यार से पाला और उनको कभी ऐसा नहीं कहा कि वे इस तरह घर का कार्य करें या फिर कुछ। और घर का कार्य करना उनके लिए अरुचिकर था, क्योंकि वे उनका अधिकतर समय किताबें पढ़ने में बीतता था और या फिर वो, और यही सब उन्होंने ससुराल आके किया। और ये सब वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी, क्योंकि वे बीमार रहती थी। लेकिन जब वे ससुराल में ऐसे करती थी, ऐसा व्यवहार था, तब भी उनके मतलब लेखिका के जो दादा दादी थे या ससुराल के जो अन्य सदस्य थे उन्हें कुछ नहीं कहते थे। अब वो लेखिका को मतलब इस कारण से मतलब उन्हें अजीब लगा कि उन्हें वो कुछ क्यों नहीं कहा जा सकता था। तो पहला तो ये था कि वह साबी खानदान अर्थात अमीर घराने से थी और इसके अलावा भी लेखिका की समझ में दो कारण आए कि लेखिका की माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी और लेखिका की माँ में एक ऐसी खास बात थी कि वे एक
इंसान की बात दूसरे को कभी नहीं कहती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्ती वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। अब लेखिका कह रही है कि मतलब हमारा जो छोटा सा घर था उसमें हम बड़ा परिवार था, मतलब मेरे दादा दादी और हम 6 भाई बहन थे, और इन सब के रहते हुए भी हमें अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी करने की आजादी थी, और इसी स्वतंत्रता का हमने जो फायदा उठाया उसके कारण हम 3 बहनें और मेरा जो छोटा भाई था वह सब लेख विद्या में, मतलब हम सब लिखने लगे और लेखक बन गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से, अर्थात अनुग्रह या दया, फजल का अर्थ है दया या अनुग्रह, उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। अब लेखिका कह रही है कि जैसे मेरे जीवन में मेरी माँ और नानी और बहन के अलावा जो और था वो था मेरी परदादी। तो वे मतलब उनका व्यवहार इस तरह का था कि वे बिल्कुल लीक से हटकर चलती थी, मतलब हमेशा जो भी पुराने रीति रिवाज थे उनसे अलग हटती थी। और उन्होंने व्रत ले रखा था कि कभी अगर उनके पास 2 से ज्यादा साड़ियां हो जाएंगी तो वे तीसरी को दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह अर्थात संग्रह न करना या किसी से कुछ ग्रहण न करना की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। फितूर अर्थात सनक या फिर ऐसी खुमारी जिसका मतलब जिसका जो उनके सर पे चढ़ के बोले। अब लेखिका कह रही है कि मेरी जो दादी परदादी थी उन्होंने मतलब जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो उन्होंने वैसी मन्नत मांगी जाके मंदिर में कि मेरी पतोहू अर्थात पोते की बहू को ऐसा मतलब पहली बार जो हो वो बच्ची हो। और ये सब मतलब उन्होंने मन में ही नहीं रखा, उन्होंने मतलब सब जगह सरेआम ऐलान कर दिया कि मैंने ये मन्नत मांगी है। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर अर्थात नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उनका यह गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब लेखिका कह रही है कि जब मेरी परदादी ने मन्नत मांगी कि सबसे पहले हमारे पोते की बहू को लड़की हो, तो भगवान ने उनकी इतनी सुनी कि उन्होंने एक दो नहीं पूरी लगातार हम 5 कन्याएं एक के बाद एक हमारी माँ की गोद में उतार दिया था। अर्थ हम 5 बहनें हुई। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुगर गाफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल देगी। खैर बुढ़ापे की नींद तैरी चोर के दबे पांवों की आड़ से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया।
तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। तो उन्होंने कहा, ऐसा कर। उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरों में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन नहीं हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माजी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूं, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर। सच कह गया। अब लेखिका बताती है कि मेरी परदादी से जुड़ा हुआ एक वाकया। उन्होंने कहा कि जब एक एक मतलब एक वाकया था कि हमारे घर में एक शादी थी, और शादी के अंदर औरतों की शोर और उस कोलाहल से बचने के लिए मेरी दादी ने किसी और कमरे में शरण ले ली और वे वहीं सो गई। और बुढ़ापे में तो ऐसा होता है कि नींद बिल्कुल कुत्ते की तरह होती है, थोड़ी सी आठ होने पर जग जाती है। अब चोर जो था बेचारा, वो उसी कमरे में घुसा जिस कमरे में जो उनकी बूढ़ी दादी सोई हुई थी। और जैसे ही उसकी आठ हुई, माँ जी जग पड़ी। और जगते ही उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिलाओ। पानी का लोटा था, वो खाली था। तो उन्होंने उस चोर से कहा कि जाओ तुम इस लोटे को भर लाओ, पानी भर लाओ, और उसको देखना कि कपड़ा कसकर बांधे रखिए और तरीके से छानिए। अब चोर को उन्हें उसने ऐसा सोचा है कि चोर ने कि इतना अंधेरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कैसे सोचा है कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। लेकिन चोर को यह खबर थी कि माँ जी की जो खबर है वे सीधे भगवान से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें बिल्कुल पता है। अब इसी भागम भाग और अफरा तफरी में चोर ने माजी के सामने सच उगल दिया और कहा कि मैं चोर हूँ। हुआ करे, माजी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और कपड़े और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी? अब चोर ने कहा, कहा न रगड़ कर धो दीजो। सब नाच गाने में लगे, तेरे और भगवान की सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान कहीं वहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा आंख बकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए हैं। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अर्थात नानी ने अपनी जो वो ईमानदारी और जो अच्छी थी, अच्छा व्यवहार था, उससे उन्होंने उस चोर का मन भी परिवर्तन कर दिया और उसे एक अच्छा खासा इंसान बना दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक ही रोमानी रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया होगा, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी थे जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे। चुप्पी साध गए। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। अर्थात इसमें लेखक प्रसिद्ध रूपी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। मानसिक रोग, मिराक अर्थात मानसिक रोग, और ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास अर्थात वो जो उपन्यासकार हैं दास्तोवस्की, उसका लेखक। तो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू करने ले पर उन्हें उसने मुझे इतनी मोहलत अर्थात फुर्सत अवकाश नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स करम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। गड़बड़ अर्थात सब रलमिल हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार या अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादूकालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठपुलाव उपन्यास के कई अंश।
माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी और बाहर का मंजुल। लेखी का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखी का नाम चला मृदुला कर। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे भी पूछा जाता था कि आप लोग इतने पोंगा पत्ती घर घसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। इसके बाद हम इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व या कोई नुकसान होते मैंने देखा नहीं। पूछने को तो पिताजी लोग से यह भी पूछते कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के दो दो नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उसका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। असला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। असला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब लेखिका कह रही है कि मतलब मैं लिखती थी, हम 4 भाई बहन, मतलब हम 3 बहनें और एक भाई, जो हम चारों मिलकर लिखते थे। लेकिन जब मैं लिखती थी तो मुझे ससुराल में मतलब कोई भी जो था वो मेरा लिखा नहीं पढ़ता था। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो, समझ में आता है। मैं जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम सैर तो गैर लेखिका बहनी सवा से है। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन असला को बस अड्डे से लेने आती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत साई का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी और रसोइयों को जो खाना खिलाकर जल्दी फारिग अर्थात काम से निवृत्त या निश्चिंत करने की लाचारी भी थी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुटते भूनते थे जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर, खरमा खरमा अर्थात धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। अब लेखिका कह रही है कि जो हमारी छोटी बहन थी, जो चौथे नंबर वाली रेणु, वह मतलब इस प्रकार की कुछ अड़ियल थी और उसने मतलब वह एक तो उसे पिताजी का अतिरिक्त लाड़ प्यार मिला था, और वह ऐसी थी कि मतलब वह गाड़ी में बैठना नहीं पसंद करती थी, वह अपनी मेहनत पे विश्वास करती थी और उसे पढ़ना लिखना भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। स्कूल तो उसने जैसे तैसे पास कर लिया था, लेकिन जब उससे कहा कि आगे की पढ़ाई करो, उसका इम्तिहान दो, तो उसने कहा कि ये क्यों जरूरी है, जब मुझे इसके फायदे बताओगे तभी मैं आगे की पढ़ाई करूंगी। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूं करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग जानते सोचते वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत के वह लोगों को हंसाए रखती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती है, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से।
मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है उसके निर्णय से, वह जो सोच लेती है वही करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा लगा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। एक बात हम में से एक सी नहीं रही। घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो और उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो या कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से तो जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे में रही जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट से पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे। पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि इस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा था, आग्रह। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है बच्चों की न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। अब लेखिका कह रही है कि मतलब इसी भागम भाग और हमारी जो लेखन कला थी और जो मैंने अपनी बहनों और अपने माता पिता, अपनी माँ और दादी नानी उनके बारे में बताया, और मेरी जब शादी हो गई, ऐसे समय गुजरता गया तो इसी बीच मेरे 2 बच्चे हो गए और उन बच्चों की मतलब पढ़ने की उम्र हो चुकी थी। और जब उनके लिए मैंने एक स्कूल की व्यवस्था करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि मतलब हमारे पास, मतलब आप जो वहां रहती हैं वहाँ क्रिश्चियन स्कूल नहीं चल सकता क्योंकि वहां के बच्चे नहीं है। और तब मैंने, जब वहां मुझे बात बनती नहीं दिखी, तब मैंने विचार किया, मतलब लेखिका कह रही है कि तब मैंने विचार किया कि मैं खुद का अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषा पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूंगी और उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और किसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ, मतलब मेरा सपना पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। फिर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया कि मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती थी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ी पानी बरसते ही वहां के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, अर्थात मुनासिब या अच्छा। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा होगा, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस रहा नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, अर्थात कोई खेद नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। तो उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन,
जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चले जाना। सच है, अकेलेपन का मजा ही कुछ हो रहा है। अब लेखिका इस वाक्य में कह रही है कि जब मतलब ऐसा इंसान हो, एक कोई अपनी बहन रेणु के जिद्दीपन का जो उन्होंने वाक्य प्रदर्शित किया है यहाँ पे, तो उस वाक्य को मतलब एक निशाना साधते उन्होंने कहा है कि अकेलेपन का मजा ही कुछ हो रहा था। अर्थ कि जब इंसान मतलब एक अकेला इंसान अपनी मंजिल तय करने की ठान लेता है और उसकी राह में बहुत से रोड़े आते हैं, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ी रहता है, तो अंत में उस मंजिल को वह पा ही लेता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब हम कठिन और पथरीली राह पर जब अकेले ही चलते हैं, तो उस अकेलेपन का मजा ही कुछ और है और अपनी धुन में उस मंजिल को हम पार कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली। प्रश्न 1, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी प्यारी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी और उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की नहीं की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका प्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़ परंपरागत पर्दानशी औरत थी। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही ढूंढे, किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे आईसीएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उनकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला है, लेखिका की मां की विशेषताएं लिखें। तो इसका उत्तर है, लेखिका की मां की स्थितियां और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। लेखिका की मां का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड़ प्यार भी नहीं करती थी और उनके मान सम्मान के दो कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। है लेखिका की दादी के घर का मतलब जो विवरण है, चित्र, वह प्रस्तुत कीजिए। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। परदादी लीक से परे हट करती वे चाहती थी कि उनकी पतोह को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली। लेखिका की मां तो बिल्कुल ही विचित्र थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी। वे आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। प्रश्न नंबर 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? इसका उत्तर है, परदादी ने पतोह के लिए सबसे पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी कि ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उससे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। प्रश्न नंबर 5, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है
अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही, परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनोवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो स्वच्छता का अनोखा उदाहरण था। उसने न तो चोर को पकड़ा न पिटवाया, बल्कि उसे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की मदद लेकर वहां स्कूल खोल ले, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इसका उत्तर है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को सदा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक न संचय करने का संकल्प लिया था। उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उसने अपने देश की आजादी के लिए कार्य किया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, ना ही कभी किसी की गोपनीय बात को दूसरे को बताया। ये सभी व्यक्तित्व सच्चे थे, लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ और इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिससे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इस तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी बढ़ने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाया। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।